हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के बारे में अपन ने पढ़ा था और उसके साथ ही अपन ने कोशिका चक्र पढ़ा था। और कोशिका चक्र में अपन ने जो है विभिन्न अवस्थाएं और प्रावस्थाएं पढ़ी थी। कोशिका विभाजन की आज जो है अपन सामान्य रूपरेखा देखते हैं। अपन सभी को मालूम है कि जो नई कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, नर युग्मक और मादा युग्मक। आप सभी जानते हो कि जो जनन कोशिकाएं होती है, जो जननांग होते हैं, उनके द्वारा नर जननांग के द्वारा नर युग्मक और मादा जननांग के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? निषेचित होते हैं। क्या होते हैं? निषेचित। इसको क्रॉस से दर्शाते हैं। ठीक है, जब दोनों निषेचित होते हैं तो इस निषेचित कोशिका के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी पहले किसका निर्माण हुआ? युग्मकों का, जो शुक्राणु और अंडाणु के रूप में है। और इनमें क्या होता है? निषेचन होता है और निषेचित कोशिका जो है युग्मनज का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है युग्मनज, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट, युग्मनज। अब ये जो युग्मनज होता है, ध्यान देना, ये युग्मनज जो है इनकी कोशिकाओं में भी क्या होते हैं? विभाजन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? विभाजन होते हैं। और इस विभाजन के फलस्वरूप जो है युग्मनज, युग्मक से युग्मनज, और इससे फिर होता है भ्रूण का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण की जो कोशिकाएं होती हैं वो भी लगातार विभाजित में विभेदित होती रहती हैं। और भ्रूण से जो है नवजात शिशु, नवजात शिशु का जन्म होता है। जो भ्रूण होता है उसकी कोशिकाएं भी जो है लगातार विभाजित व विभेदित होती रहती हैं, जिससे नवजात शिशु का जन्म होता है। अब ये नवजात शिशु जो होता है, ध्यान देना, इस नवजात शिशु की कोशिकाओं में भी विभाजन में विभेदन होता रहता है, जिससे इसकी कोशिकाओं में वृद्धि होती है। वह आकार में भी जो है, वह संख्या में भी अपन कह सकते हैं आकार में वृद्धि होती है और संख्या में वृद्धि होती है। तो नवजात शिशु जो है इसमें परिवर्तित हो जाता है। सामान्य अवस्था जो होती है, एक बालक जो होता है, ठीक है ना, शैशव अवस्था जो होती है, ठीक है, तो इस शैशव अवस्था से कौन सी अवस्था आती है? बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था, किशोर अवस्था से युवा अवस्था, और युवा अवस्था के बाद वृद्धावस्था। कौन सी अवस्था? वृद्धावस्था। तो इसमें इस प्रकार कोशिकाएं लगातार जो है विभाजित होती रहती हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर। तो नवजात शिशु जो है एक शैशव अवस्था आएगी, शैशव अवस्था के बाद बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था के बाद किशोर अवस्था, किशोर अवस्था के बाद युवावस्था, युवावस्था के बाद वृद्धावस्था। ध्यान देना, विभिन्न अवस्थाएं लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। विभिन्न अवस्थाएं, सभी का नाम लिखना जरूरी नहीं है। विभिन्न अवस्थाएं, तो नवजात शिशु का निर्माण हो गया, विभिन्न अवस्थाएं प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर जो है विभिन्न अवस्थाएं यानी वृद्धावस्था के बाद में कोशिकाओं का विभाजन में विभेदन रुक जाता है। एक अंतिम सीमा तक ही, एक निश्चित समय तक ही जो है कोशिकाएं विभाजित और विभेदित होती रहती हैं। तो ये जो है, ये विभाजन की प्रक्रिया मैंने आपको बताई है सजीवों में। सजीवों में मुख्य रूप से जंतु कोशिका में, क्योंकि सजीवों में पेड़ पौधों को भी रखा जाता है। और पेड़ पौधों में जो है अपन कह सकते हैं विभाजन की प्रक्रिया जीवन वर्ष यानी आजीवन चलती
रहती है। उनकी कोशिकाएं जो हैं उनमें विभाजन की प्रक्रिया रुकती नहीं है, उनमें विभाजन की प्रक्रिया आजीवन ही चलती रहती है। तो सबसे मुख्य चीज़ पहले अपन जानते हैं कि जो कोशिका होती है, नई कोशिका, उसका निर्माण हमेशा पुरानी कोशिकाओं के फलस्वरूप ही होता है। पुरानी कोशिकाओं से कब होगा? जब पुरानी कोशिकाएं विभाजित और विभेदित होंगी। तो कोई भी सजीव हो, चाहे वह एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, अपने जीवन का प्रारंभ हमेशा एक कोशिका से ही करता है। और यहाँ पर जो है जंतु कोशिकाओं में नर युग्मक व मादा युग्मक का निर्माण जननांगों के द्वारा होता है। नर जननांग के द्वारा नर युग्मक, मादा जननांग के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। जो नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है, मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। और इनमें निषेचन का जब निषेचन होता है, क्या होता है? निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। युग्मनज के जो है उसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित व विभेदित होती है, अपने आकार में, संख्या में वृद्धि करती है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। और ये भ्रूण जो है, इसकी कोशिकाएं फिर जो है विभाजित और विभेदित होकर नवजात शिशु के रूप में एक नई कोशिका, यानी एक अपन कह सकते हैं जनक कोशिका से पुत्री कोशिका के रूप में हमारे सामने देखी जा सकती है या हमारे सामने आती है। ठीक है, तो ये जो है आपके कोशिका विभाजन की सामान्य रूपरेखा है। ध्यान देना, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में अपन ने पढ़ा था कि कोशिका विभाजन जब भी होता है ना, तो उसमें सबसे पहले किसका विभाजन होगा? केंद्रक का। किसका विभाजन होगा? केंद्रक का विभाजन होता है। और केंद्रक के बाद होता है कोशिका द्रव्य का। किसका होता है? कोशिका द्रव्य का। तो ये दोनों जो है विभाजन की प्रक्रिया एक नहीं है, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ये आपके कोशिका विभाजन की सामान्य रूपरेखा है, सामान्य बात है कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन के प्रकार हैं। अब अपना अगला टॉपिक है कोशिका विभाजन के प्रकार। तो आज के वीडियो में अपन ने कोशिका विभाजन के प्रकार के बारे में अच्छे से समझ लिया। अगले वीडियो में जो है अपन कोशिका विभाजन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको जो मैंने समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। ये कोशिका विभाजन के प्रकार से पहले की सामान्य रूपरेखा है, इसको समझना आवश्यक है। और इसको यदि अपन समझते नहीं है तो आगे की प्रक्रिया अपन समझ में नहीं आती है। अब अपन जो है कोशिका विभाजन के प्रकार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। धन्यवाद।